हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल जिसका नाम है क्रोमोसोम क्लास। तो आज का हमारा सेशन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस। मियोसिस होता है एक और टाइप का सेल डिवीजन, पर हम उसको पढ़े उससे पहले हम पढ़ते हैं कि आज तक के सेशंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने पढ़ लिया कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम किस चीज़ से बना होता है, ठीक है, और सेल साइकिल के कितने स्टेप्स हैं। इंटरफेज है, उसके बाद एम फेज है। इंटरफेज के फिर 3 स्टेप्स होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। S फेज होता है जिसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेट करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं पर डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, राइट। और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। हमने अब तक पढ़ा है माइटोसिस। माइटोसिस में भी 4 स्टेप्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद जब न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर जाता है तब एक्चुअली सेल डिवीजन करता है साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और ये होने के भी 2 तरीके हैं, प्लांट सेल में अलग है, एनिमल सेल में अलग है। प्लांट सेल के अंदर क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो डिफरेंट तरीके से होता है, और एनिमल सेल के अंदर क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना के डिवीजन करता है, ठीक है। तो अब तक हमने ये पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं मियोसिस। तो मियोसिस किस टाइप की सेल डिवीजन है हम ये थोड़ा जानते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये तो पता है कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। ह्यूमन के किसी भी सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से 23 कहाँ से आते हैं, मदर सेल आते हैं। 23 कहाँ से आते हैं, फादर सेल। ये बात तो हमें पता है, पर आप ये बात हमें जाननी है कि फादर और मदर भी तो एक ह्यूमन है, उनके सेल में भी तो 46 क्रोमोसोम होंगे। तो वो अपना आधा क्रोमोसोम कैसे एक बच्चे में देते हैं, आधा अमाउंट, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे बच्चे में ट्रांसफर करते हैं, ये कैसे होता है, ठीक है। इसी टाइप की सेल डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जो डीएनए कंटेंट है वो आधा हो जाता है पेरेंट सेल से। जैसे माइटोसिस में तो हमने क्या पढ़ा, वो इक्वेशनल डिवीजन है, जितना डीएनए कंटेंट, जितना न्यूक्लियर कंटेंट पेरेंट सेल में है उतना ही डॉटर सेल में होता है। पर मियोसिस में जितना डीएनए कंटेंट पेरेंट सेल में है उसका आधा डॉटर सेल में हो जाता है, ठीक है। इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है, देखिए कि आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, राइट। एक एग होता है, एक स्पर्म होता है जो फ्यूज करके जाइगोट बना लेता है, राइट। अब अगर किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अब मैं इसमें भी 46 है, एग में भी एक सेल है, स्पर्म में एक सेल है, तो इसमें भी 46। तो इनके फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा क्या उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे? नहीं होने ना। कितने हो जाएंगे, 92, जो कि डबल है किसी भी पेरेंट सेल से। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी हर जनरेशन में डबल अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, जो कि नहीं सही है, राइट। हमें वो नंबर ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए मेंटेन करना है। इसीलिए क्या होता है, एग 46 का नहीं 23 क्रोमोसोम कंटेन करता है, और सेम स्पर्म भी 46 नहीं 23 क्रोमोसोम्स कंटेन करता है, ताकि जब इनका फ्यूजन हो तो टोटल डीएनए कंटेंट कितना बने, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि सेम है अपने पेरेंट के डीएनए से, राइट। जितना पेरेंट्स में अमाउंट ऑफ डीएनए है उतना ही सेम उनके फ्यूजन के बाद जाइगोट में प्रेजेंट हो, राइट। तो दिस टाइप की डिवीजन को, जहाँ कंटेंट, डीएनए कंटेंट या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रहा है डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस के बीच में? विदाउट इन डेप्थ जाए बिना, माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, जितना डीएनए कंटेंट पेरेंट सेल में होता है उतना ही कंटेंट उनके डॉटर सेल में होता है। पर मियोसिस में क्या होता है, जितना कंटेंट डीएनए पेरेंट सेल में होता है उसका हाफ डीएनए कंटेंट उनके डॉटर सेल्स में होता है। तो मियोसिस ही है जो हमारा स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करे हुई है, जहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करने का एक ही तरीका है, वो है मियोसिस, ठीक है। तो अब हम इन डिटेल पढ़ते हैं मियोसिस को। मियोसिस माइटोसिस के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर लेकिन उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है मियोसिस। मियोसिस के भी 2 पार्ट्स हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। जो मियोसिस 1 है उसको एक्चुअली में बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। और जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस के एकदम सिमिलर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल
डिवीजन, क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। चलो दोस्तों, मियोसिस पढ़ने से पहले ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है जो कि हमारा मियोसिस को बहुत क्लियर कर देगा। उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अभी क्या होता है, अब देखिए, अब हमारे अंदर जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें से 23 आते हैं मेल्स पापा से, 23 आते हैं मम्मी से, आते हैं। तो जो देखिए सिमिलर टाइप के ट्रेड्स होंगे एक क्रोमोसोम पे जो पापा से आ रहा है और उसी के अलील्स दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने आप को ना अलाइन कर लेते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं दूसरे कलर का मार्कर यूज करती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो मान लो ये है क्रोमोसोम जो आया है पापा से, ठीक है, और ये है क्रोमोसोम जो आया है मम्मी से। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को एक दूसरे से अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों को क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये वाला जो क्रोमोसोम है और ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये आपस में क्या कहा जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ये जो दोनों हैं इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका एक ही सेंट्रोमियर है, राइट। पर अब एक इस आर्म को और इस आर्म को क्या बोलेंगे, इनका सेंट्रोमियर एक नहीं है पर फिर भी एक दूसरे से किसी तरह अलाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर वन के बारे में। मियोसिस वन में भी 4 स्टेजेस होती है। पहला है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, ठीक है। अब क्या होता है, माइटोसिस में तो प्रोफेज बहुत ही नॉर्मल सा होता है, राइट। पर मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो फर्दर डिवाइड करता है 5 स्टेप्स में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि माइटोसिस की 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 है उसके अंदर फर्दर 5 स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो चलिए अब इनको ध्यान से देखते हैं कि हर स्टेज में क्या होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1 के प्रोफेज के बारे में। तो हम यहाँ पे हेडिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, मियोसिस 1 प्रोफेज, ठीक है। अब क्या होता है, लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, लेप्टोटीन स्टेज में वही होता है जो जनरली प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट कर जाती है, क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस करना शुरू कर देता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। ये होता है लेप्टोटीन स्टेज में। उसके बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की अलाइनमेंट और पेयरिंग शुरू हो जाती है। क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है और उसके साथ दूसरा क्रोमोसोम आके अलाइन कर जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं और इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्सिस। अब देखिए एक क्रोमोसोम है उसमें 2 क्रोमैटिड्स है, एक और क्रोमोसोम आ गया जिसके अंदर 2 क्रोमैटिड्स हैं और वो दोनों आपस में अलाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अब कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स हो गए, 4,
और कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए? 2। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टेट्राड फॉर्मेशन और बाइवेलेंट फॉर्मेशन। बाइवेलेंट क्या हो गए? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और टेट्राड क्या हो गए? 4 क्रोमेटिड जो आपस में अलाइन हो गए हैं। किसके बीच में? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। अब ये एक दूसरे के साथ अलाइन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बीच में ऐसा होता क्या है? इनके बीच में क्या होता है, एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम के बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे से जोड़े रखता है ताकि फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जहाँ क्रॉसिंग ओवर होनी है, जहाँ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल होना है, वो हो सके आराम से। इसलिए दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे से जोड़े रखता है। तो इस स्टेज में और क्या होता है? SNC साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या क्या होता है? सबसे पहले जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलाइन कर जाते हैं, साइनेप्सिस होता है उनके बीच में, टेट्राड फॉर्मेशन होता है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन होता है और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि इन दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे से जोड़े रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है पैचिटी। इस पैचिटी स्टेज में क्या होता है? क्रॉसओवर। अब ये क्रॉसओवर क्या चीज है? देखिए, जैसे कि ये एक डीएनए है, सॉरी क्रोमोसोम है मदर का, ठीक है, और ये है फादर का। ठीक है, इनके बीच में बन गया साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब क्या होगा? डीएनए का इसका थोड़ा सा फ्रेगमेंट कट होगा यहाँ से, ठीक है, और वो यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और जो यहाँ का डीएनए था वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। इससे क्या हुआ? जो मदर का डीएनए था वो पहले ऐसा दिखता था क्रोमोसोम, पर क्रॉस ओवर होने के बाद कैसा दिखने लग गया? कुछ ऐसा दिखने लग गया ना। तो जो इतनी आर्म पे जितना भी डीएनए बन था वो एक्सचेंज हो गया उतने ही अमाउंट ऑफ डीएनए से, किससे? फादर के क्रोमोसोम से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसओवर। ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियस करके एक एंजाइम होता है जो डीएनए के कट्स मारता है, सिंगल साइड पे कट मारता है, जिसकी वजह से ये क्रॉसओवर होते हैं। पर वो इतना डिटेल में जानने का हम अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि क्रॉसओवर होता क्या है और इससे क्या फ़ायदा है। हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में जानेंगे। पहले हम ये प्रोसेस पढ़ लेते हैं, मियोसिस 1 का प्रोसेस। ठीक है, क्रॉसओवर हो गया। क्रॉसओवर होने के तो पैचिटी स्टेज में क्या होता है? क्रॉस ओवर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रॉस ओवर होना। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे क्रॉस ओवर हो जाता है और रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्लोटिन। अब डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है? अभी तक जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम को कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म किया हुआ था वो जोड़े रखा था, अब उसका काम हो चुका है, उसने क्रॉस ओवर करा दिया है। तो अब वो जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा और सिर्फ जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, जहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उस पोजीशन पे ये दोनों जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और वो एक कुछ एक्स शेप का, इस शेप का स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको बोलते हैं कियासमेटा। क्या बोलते हैं? कियासमेटा। तो डिप्लोटिनी में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ SNC, कियासमेटा फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या हुआ? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस पोजीशन पे उन्होंने क्रॉस ओवर किया है, सिर्फ उसी पोजीशन पे वो एक दूसरे से अटैच्ड है और उस पोजीशन को एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं हम कियासमेटा फॉर्मेशन। ठीक है, अब लास्ट स्टेज जो होती है इसको बोलते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? जो कियासमेटा है, अब दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो कैसे सेल डिविजन होगा? ये जो कियासमेटा है ये धीरे धीरे ऊपर मूव करने लग जाती है और टर्मिनल पे पहुंच जाती है, टर्मिनल एंड्स पे, जिसपे क्या होता है कि जो क्रॉस ओवर हुआ था वो इंडिविजुअल होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास ही रहेगा। क्रॉस ओवर हो चुका है, पर जो कियासमेटा फॉर्मेशन है वो टर्मिनल एंड पे पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े तो रहते हैं पर सिर्फ टर्मिनल पोजिशन पे। तो क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा। अब आप समझ गए क्या हुआ? प्रोफेज 1 में सबसे पहले क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ। क्रोमोसोम के कंडेंसेशन होने के बाद क्या हुआ? होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उन लोगों का अलाइनमेंट हुआ, पेयरिंग हुआ, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने की वजह से सॉरी
एसएनसी फॉर्म होने की वजह से साइनेप्सिस हुआ उनके बीच में, क्या फॉर्म हुआ, टेट्राएड फॉर्म हुआ, बाइवेलेंट फॉर्म हुआ। बाइवेलेंट फॉर्म होने के बाद क्या होता है, क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर हुआ, एक चीज इसके अंदर रिकॉम्बिनेस एंजाइम का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि क्रॉसओवर करने में हेल्प कराता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म कराता है। ये स्टेप मैं भूल गई थी, पैचिटीन में क्या होता है, और रिकॉम्बिनेस एंजाइम आता है जो कि क्रॉसओवर कराता है, और अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन गए, क्रॉसओवर हो गया, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो एसएनसी फॉर्म हुआ है, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे से पेयर करके रखा हुआ है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, और सिर्फ जिस पोजीशन पे क्रॉसओवर हुआ है उस पोजीशन पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच रहेंगे, जिसको बोलते हैं कियास्मेटा फॉर्मेशन। कियास्मेटा फॉर्मेशन हो जाएगा। कियास्मेटा फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। अब क्या हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम फॉर्म हो चुके हैं, क्रॉसओवर हो चुका है, टर्मिनल पोजीशन से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा मियोसिस 1 का प्रोफेज। क्या क्लियर है मियोसिस 1 के प्रोफेज के बारे में, राइट? मियोसिस 1 के प्रोफेज में क्या क्या होता है, 5 स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइटोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, राइट? अब उसके बाद क्या आता है, एनाफेज, बेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है, सेपरेशन, अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू द इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट। क्या, मेटाफेजिक प्लेट, राइट? क्रोमोसोम जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाता है, कौन सा टाइप के क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब एनाफेज में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है, अगेन जो अलग अलग सेंट्रोमियर्स हैं, जो काइनेटोकोर से अटैच्ड है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, उनको एक दूसरे से दूर खींचते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ ले जाते हैं। तो क्या हुआ, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं सेपरेट हो गए, और साथ ही साथ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेपरेट होने के साथ क्या सेपरेट हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। गाइस प्लीज नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोसिस के एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती है, और मियोसिस 1 के एनाफेज में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होती है। क्या सेपरेट होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सेपरेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेपरेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब सेम टीलोफेज 1 में क्या होगा, वही जो होता है टीलोफेज नॉर्मल माइटोसिस में, क्या होगा, ये जो ऑपोजिट साइड मूव कर चुके हैं उनके आसपास न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप कर जाएगी। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ये सब चीजें होने लग जाएंगे। ठीक है, अब आप ये समझ चुके हैं कि ये मियोसिस 1 का जो कैरियोकाइनेसिस है वो हो चुका है। अब क्या होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में ये ज़रूरी है, मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, 2 सेल फॉर्म हो जाएंगे। अब नॉर्मल सेल साइकिल में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, अगर एक बार साइटोकाइनेसिस हो गया तो उसके बाद डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जो कि होता है एस फेज में, तो दोबारा इंटरफेज आता है। पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कोई भी इंटरफेज नहीं आता है, कोई भी डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। इस शॉर्ट फेज के अंदर, जिसके अंदर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये बहुत शॉर्ट लिव्ड फेज होता है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ सेल रेस्ट होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, और फिर जाता है वो नेक्स्ट स्टेज पे जिसका नाम है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है, जो सेम माइटोसिस में होता है वही मियोसिस 2 में होता है। प्रोफेज 2 में दोबारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम शुरू हो जाएगा। बेटा फेज के अंदर वो अलाइन कर जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एनाफेज के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स, जैसे माइटोसिस में होता है वैसे ही सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट कर जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद टीलोफेज में वो दोबारा क्रोमैटिड फाइबर बना लेंगे और 2 सेल फॉर्म हो जाएंगे।
तो आप देख रहे हैं मियोसिस में क्या हुआ। मियोसिस 1 में 8 सेल से 2 सेल फॉर्म हुए, मियोसिस 2 में उन 2 सेल से 4 सेल फॉर्म हुए। तो नेट 8 साइकिल ऑफ मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल डिवाइड करते हैं, और जिनका कंटेंट जो होता है डीएनए का वो आधा होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी आधे। आप सब समझ चुके हैं कि मियोसिस में क्या होता है और मियोसिस प्रोफेज 1 में क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैक्सीटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है और डाइकाइनेसिस में क्या होता है। तो प्लीज 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 आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।